तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। हाँ ठीक है, मैं ही भेज देता हूँ आज A1 DPP। ठीक। तो इसका आंसर बताना है क्या आएगा। सही है ओम्स मेरा। बाकी लोग भी थोड़ा सोचो। एक्सपांड मत करना, जो डाटा गिवन है उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो। 3 क्यूब का सम है, तो उससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी हमने देखी है। हाँ सही है सिद्धि, जयवर्धन। नहीं प्रणव, प्लस आएगा वहां पे। तो क्या किया बताओ जयवर्धन। सर इसमें हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई और ए माइनस बी को ए और ऐसे ग्रुप में लिखा, और जो इनका एडिशन ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो फिर वो जीरो आ रहा है, तो फिर वो इक्वल होगा 3 ABC के। हाँ सही है। यहाँ पे देख लो, चीजें दिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रिप्लेस करते हैं कैपिटल ए से। ए माइनस बी कैपिटल ए से रिप्लेस किया, इसको कैपिटल सी से कैपिटल बी से। ठीक है, बी माइनस सी। एंड इसको कैपिटल सी से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इनको हमने रिप्लेस किया। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है बताओ ऐड करने के बाद। जीरो। जीरो दिख रहा है ना। ए प्लस में ए माइनस में कैंसल आउट, बी प्लस में बी माइनस में कैंसल आउट, सी प्लस में सी माइनस में कैंसल आउट हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी हमें जीरो मिलेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, तो वहां से हमने उस आइडेंटिटी में देखा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना आएगा फिर, अगर ये जीरो है तो। जीरो। जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब दो केस में ये जीरो होता है। कब, एक तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, इसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3 ABC लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ये देख लो, न्यूमरेटर में हमें यही तो गिवन है। न्यूमरेटर में जब हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, न्यूमरेटर में ये कैपिटल ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब
एंड डिनोमिनेटर में क्या है, ABC, तो इसकी जगह पे हम 3ABC लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ABC, तो ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्यूब को एक्सपांड करके सॉल्व नहीं करना है, अंदर वाले जो क्यूब के अंदर वाली क्वांटिटीज है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, उनका सम 0 है, उनका सम 0 है, तो इन तीनों के क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ इन तीनों का प्रोडक्ट उस आइडेंटिटी से, तो आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? Yes, sir. डाउट है किसी को? ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसका एप्लीकेशन। यहाँ पे तो क्या था, क्यूब के अंदर वाले क्वांटिटीज का सम 0 आ रहा था, तो इन तीनों के क्यूब का सम 3ABC के इक्वल हम लिख पा रहे थे, मतलब ये गिवन था तो उससे ये लिख पा रहे हैं, और इसका यूज करके सॉल्व हो रहा है आगे। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 1 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 1 माइनस 3xy is equal to 0 where x not equal to y, then find x plus y, then find x plus y. सही है मंदार, सिद्धि सही है, स्मेरा सही है, सही है शौनक। पार्थ सही है, ओम सही है। पार्थ एक बार जरा अच्छे से देखो उसको। प्रणव सही है तुम्हारा। ठीक है, चलो देखो, बता सकते हो कि प्रणव क्या किया है? सही है अनिरुद्ध? फिर उसको होल क्यूब में कन्वर्ट किया और फिर आ जाता है आंसर वैसे। नहीं, किसको? सर मतलब -3xy को हम लिख सकते हैं +3xy इंटू -1, तो फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वैसा आता है। नहीं ऐसे ऐसे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 1 को 1 का क्यूब माइनस यस सर। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC वाला फॉर्म है कि नहीं? और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 0 हो जाए, या तो सेकेंड a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। लेकिन ये सेकेंड वाला पॉसिबल है क्या? No. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये तो होगा नहीं। तो यही से हमें मिलने वाला है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। क्लियर है?
बस थोड़ा सा अरेंज करना था चीजों को। अरेंज भी क्या ही करना था, यहाँ पे बस ये 1 को 1 क्यूब लिखना था और इनटू में इसमें 1, तो बस दिख जाता वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो ये दो केस में 0 हो सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो यही पॉसिबल होगा सिर्फ। क्लियर? तो जिनका भी हो गया है वो इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करो और फाइंड x प्लस वाई, एंड यहाँ पे भी x नॉट इक्वल टू वाई ही है। फाइंड x प्लस वाई। सही है। अनिरुद्ध एक बार साइन का ध्यान रखो। प्रणव सही है। मंदार तुमने भी साइन में गड़बड़ी कर दी। स्मेरा का सही है, देखो उसको अच्छे से। हम्म नहीं मनोली, 8 नहीं, थोड़ा और अच्छे से सोचो। वो 2 का क्यूब आता है -2 का, तो जरा देखो वहां पे। शौनक सही है, जयवर्धन सही है। हाँ सही है अनिरुद्ध। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? दिख रही सर। मैं भी एक बार सिद्धि देख लो, तुम्हारे तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। और कोई है क्या जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। तो जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं है फिर से एक बार देख लो इसको। हमें बस इसको अरेंज करना है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस 8 को इधर लेके आ जाएंगे, -8 प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो एक्स क्यूब अब दिख रही है सभी लोगों को स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हमारे। तो उसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6xy इज इक्वल टू 8, है ना? तो एक काम ये करना था, 8 को बस इधर लेके आना था, अरेंज करनी है चीजें। ये -8 बन जाता है इंटू ये 6x प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। अब ये -8 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं? -2 का। Yes. एंड देन यहाँ पे इस 6xy को लिखना है, तो -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -2, इस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ।
यस सर। बस तो दिख गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्म है और ये इज इक्वल टू 0 है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a की जगह पे x, b की जगह पे y, c की जगह पे -2 है, इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो सेकेंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू -2 हो जाए। ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। क्लियर है अभी इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन दोनों तरीके से? यस सर। चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो n की पावर 4 + 4 को नेचुरल नंबर अगर दिखाना था तो n की वैल्यू क्या आ रही थी, वो देखा है ना क्वेश्चन? नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन देखे, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें से एक फैक्टर 1 एंड दूसरा प्राइम होना चाहिए। हाँ सर, वो देखिए क्वेश्चन। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, तो मतलब अब हर एक आइडेंटिटी के ऊपर हमने क्वेश्चन ले लिया एक तरीके से देखा जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसमें बनने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस कंसेप्ट को समझो कि कौन सा डाटा दिखने पे कौन सी आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। इक्वेशन में अगर ज्यादा वेरिएबल्स और कम इक्वेशन है तो क्या करना है, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में अब जान लेते हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, वैसे ये नहीं लिखवाया था शायद, है ना? सीधा हमने आइडेंटिटी से शुरुआत की थी ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही अब वो इससे रिलेटेड चीजें आएगी, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम आएगा, एंड देन आगे हम बढ़ेंगे नेचर, वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो लिख लो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो लिखो फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to an into x की पावर n प्लस an minus 1 into x की पावर n minus 1 प्लस an minus 2 into x की पावर n minus 2 up to a naught is called as polynomial expression of degree n if polynomial expression of degree n if n belongs to whole number, मतलब ये जितनी भी पावर्स आ रही है वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, एंड an नॉट इक्वल टू 0, और इसी को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, इसका नाम है लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जितनी भी पावर्स आ रही है यहाँ पे वेरिएबल की, जैसे ये x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, वो सारी होल नंबर्स होनी चाहिए, वो सारी होल नंबर्स होनी चाहिए। एंड इसको अगर हमें डिग्री n का बनाना है, डिग्री मतलब अब सुन लो यहाँ पे क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? पहले तो ये पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, तो सारी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए, ठीक? पॉलिनोमियल के लिए ये होना जरूरी है। और
वो डिग्री n का पॉलिनोमियल है। और डिग्री हम किसको कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर दिखती है, जो हाईएस्ट पावर दिखती है उसको हम कहते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री। जो हाईएस्ट पावर दिखती है उसको इसकी डिग्री कहते हैं। अब इसको हमें अगर पॉलिनोमियल कहना है तो n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए, एंड डिग्री n का कहना है तो an नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो गया तब तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उस केस में हम इसको n डिग्री का कह ही नहीं सकते, वो n-1 का हो सकता है फिर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए पावर्स होल नंबर होना जरूरी है, एंड डिग्री n का अगर हमें यहाँ पे इसको बनाना है तो an को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो an-1 ये जो आते हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। उनमें से भी जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये an-1, an-2 to a0 are called as coefficients. Are called as coefficients. ठीक है, ये अभी तो कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे? ये वैसे ये पता है क्या तुम लोगों को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं फंक्शन में, तो ये x कैसा वेरिएबल होता है और y कैसा वेरिएबल होता है? पता है क्या? y डिपेंडेंट होता है। हाँ, फिजिक्स में बताया होगा ना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फंक्शन में। ये जो होता है पर x इंडिपेंडेंट होता है और y x डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आ रहा है, कभी कभी दो वेरिएबल का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक, तो एग्जांपल से देख लेते हैं हम। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, डिग्री किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल कब कहेंगे किसी भी फंक्शन को? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, identify which of the following is polynomial, and if it is polynomial then find the degree and leading coefficient. Degree and leading coefficient. ये पहला वाला बताओ, पॉलिनोमियल है क्या?
है या नहीं है फर्स्ट पॉलिनोमियल? यस सर। है, क्योंकि x की पावर्स देख लो, पॉलिनोमियल के लिए तो पहले x की पावर्स देखो तुम। ये x की पावर 1 और ये 1, ये मीन्स x की पावर 0, तो x की पावर तो होल नंबर से आ रही है सारे इसमें, तो ये पॉलिनोमियल है। और कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है, ठीक है। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है, एंड इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। और इसमें डिग्री अगर 1 होती है तो इसका एक नाम भी होता है, पता है क्या किसी को? लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको नाम भी दे दो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये सेकंड पॉलिनोमियल है क्या? यस। है। यस। इसमें डिग्री क्या है? 2। 2। लीडिंग कोएफिशिएंट 2। और इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी तुम बोल सकते हो, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉलिनोमियल है क्या थर्ड? यस। यस। है ना। पॉलिनोमियल तो पहले है, उसकी डिग्री कितनी आ रही है? 3। 3। लीडिंग कोएफिशिएंट 2। 2। और इसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद वो फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है क्या? यस। डिग्री यस। 4। 4। लीडिंग कोएफिशिएंट सोच समझ के उसको एक्सपांड करो ना, 1 ही आएगा। 1। वो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी आ रही है? क्योंकि x की पावर्स देख लो सब में होल नंबर है, तो डिग्री 4 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 1। और इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इन नाम से भी इसको बोला जा सकता है। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4 डिग्री का, क्यूबिक मीन्स 3 डिग्री का, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री का, लीनियर मीन्स 1 डिग्री का। अब उसके बाद वो अगला बताओ तो पॉलिनोमियल है क्या ये वाला? नो। थोड़ा सोच समझ के। यस सर है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x के हाईएस्ट पावर कितनी आने वाली है? 3। 3। फिर उसके बाद x की सारी पावर्स कैसी आने वाली है? 3। होल नंबर्स, सारी पावर्स होल नंबर आएगी, है कि नहीं? कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, पता चल जाएगा। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आता है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये देख लो x की सारी पावर्स होल नंबर है, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0। तो पॉलिनोमियल तो है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, और क्यूबिक नाम है इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब उसके बाद ये लास्ट वाला बताओ, ये पॉलिनोमियल, ये सिक्स्थ वाला पॉलिनोमियल है क्या? नो। नो। नहीं है, क्यों नहीं है? x की पावर -2 है। -2 भी आ रही है एक में, मतलब सारी पावर्स होल नंबर नहीं है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसमें डिग्री की बात ही नहीं आएगी, ठीक है।
फिर ये अगला, अभी तक तो हमने क्या देखा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 2। दो। तो इसको हमें देखना इंडिविजुअल टर्म में जो भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों की पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर। मतलब ये जितने भी ये जैसे 2 यहाँ पे y की पावर 1, दोनों की पावर होल नंबर, दोनों की पावर होल नंबर, पावर होल नंबर, और यहाँ पे भी। तो ये भी पॉलिनोमियल है। ये अभी वैसे सिलेबस में नहीं है, इसके क्वेश्चंस 11 12 में भी नहीं मिलेंगे, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये है, पॉलिनोमियल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो हर एक टर्म में वो होल नंबर है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री कैसे निकाले? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर ऐड करनी है इंडिविजुअल टर्म में, तो जिसमें हाईएस्ट पावर आएगी, जो हाईएस्ट पावर आएगी ऐड करने के बाद, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो देखो इन दोनों की पावर ऐड होगी तो 2, इन दोनों की पावर ऐड होगी तो 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3। 3। तो ये 3 डिग्री का कहा जाएगा। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, ये अगला क्या लिखा था, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर सब में होल नंबर है, एंड इसकी जो डिग्री आएगी वो 3 आ जाएगी, क्योंकि पावर ऐड करके लिखना है। जैसे ये वाली टर्म की पावर क्या हो जाएगी, 3, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर का सम, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 0। तो जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री, तो डिग्री 3 है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एक देखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये देखा था ना, वो नंबर्स के लिए देखा था। अब वही सेम चीज आने वाली है पॉलिनोमियल्स के लिए, और उसी से हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी की हेल्प से अब हम फैक्टर, और यहाँ पे अब ये सारे पॉलिनोमियल्स रहेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल रहेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर भी अगर आ रही होगी तो एक पॉलिनोमियल के इसमें ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना 0 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसमें पावर तो होल नंबर एक्स की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, डिग्री इसकी 0 है। ठीक है, और इसको कहा जाता है फिर कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं अगेन। तो डिविडेंड भी यहाँ पे पॉलिनोमियल रहेगा, क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल, डिवाइजर भी एंड रिमाइंडर भी। तो लिखो इसमें पहले फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लिखो पहले, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो लिखो इफ polynomial f of x, if polynomial f of x is divided by polynomial f of x is divided by x minus a divided by x minus a, then remainder is f of a, f of a रिमाइंडर होगी। ठीक है,
तो ये लिख लो, कैसे एफ ऑफ ए रिमाइंडर होगी, बहुत आसान है वो, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो अब कैसे आता है। डिविडेंड यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसी को डिवाइड कर रहे हैं हम। किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए क्या होगा, डिवाइजर। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगी। तो अब हमें रिमाइंडर एफ ऑफ ए दिखाने, मतलब यहाँ पे बोला गया ना रिमाइंडर थ्योरम में कि एफ ऑफ ए रिमाइंडर होती है, तो वो कैसे यहाँ से मिल जाएगा। हमने एक्स की जगह पे ए पुट किया, तो ये एफ ऑफ ए आ जाएगा। और ये वाली टर्म बताओ कितनी हो जाएगी, ये टर्म पूरी 0 और आर बचेगा। तो दिख गया वहां से आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आता हुआ। क्लियर है रिमाइंडर थ्योरम अब? यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, तो ये बताओ अगर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितनी आएगी, 0। तो वही हम फैक्टर थ्योरम में लिखने वाले, तो लिखो इफ x माइनस ए is factor of पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ये सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में होगा इस तरीके से, एफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, देन क्या 0 हो जाएगा बताओ, ए थोड़ी वे सोच समझ के बोलो, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होती है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आने वाली है। और रिमाइंडर क्या होती है, हमने रिमाइंडर थ्योरम में देख लिया, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां से हम उल्टा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ ए अगर 0 रहेगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर एफ ऑफ ए 0 रहेगा तो बोलो, f of a is factor of f x माइनस ए, x minus a, हाँ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं ना। अगर एफ ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए को हम एफ ऑफ एक्स का फैक्टर बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं उसका एक फैक्टर। ठीक है, तो ये है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। और एक चीज यहाँ पे ये बताओ तुम लोग, ये रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है रिमाइंडर की। मान लो डिवाइजर की डिग्री n है,
डिवाइजर की डिग्री n है तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? n-1। n-1 हो सकती है। हो ये जरूरी नहीं है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, मतलब कांस्टेंट भी आ सकता है 0 डिग्री का। तो ये लिख लेना एक पॉइंट इसके बाद। इफ, नोट करके, इफ डिग्री ऑफ द रिमाइंडर if degree of the divisor is n, then maximum degree of remainder is n-1। ये मैक्सिमम हो सकती है इतनी, ठीक है, लेकिन रहेगी तो हमेशा छोटी रहेगी n से, मैक्सिमम n-1 हो सकती है, ठीक है। तो क्यूबिक को फैक्टराइज करना अब हम फैक्टर थ्योरम से देखते हैं। एक एग्जांपल है, या तो नोट करके इसी में पॉइंट ही लिखते जाओ आगे। ये पहला पॉइंट हो गया, डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज n, देन मैक्सिमम डिग्री ऑफ द रिमाइंडर n-1 होगी। फिर उसके बाद इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स in the polynomial is 0, अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल में 0 हो रहा है, then x-1 is one of the factors of polynomial. The factors of polynomial, वो एक एग्जांपल से हम देख लेते। पहले पॉइंट लिख लो, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, then x-1 is one of the factors of polynomial. हो गया? डन सर। आप देखो कैसे आता है एक एग्जांपल। f of x इज इक्वल टू है x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये वो फैक्टर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। एक मिनट, ये प्लस 2x माइनस 1, ठीक, ये पॉलिनोमियल है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे ये बताओ f(1) की वैल्यू कितनी आएगी? f(1) की वैल्यू 0। ये 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या आएगा? अगर f(1) 0 है, जैसे फैक्टर थ्योरम में देख लो, अगर f(a) 0 है तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ f(x). तो वैसे ही यहाँ पे f(1) 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या रहेगा? x माइनस 1। एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम देखो तुम कितना आता है, कोएफिशिएंट का सम
कोएफिशिएंट ये 1 -2 2 -1 इनको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो उनका सम कितना आ रहा है? 0 0। 0 तो क्या वहां से वो स्टेटमेंट ये हो रहा है ना, वैलिड है, इस ट्रू ये हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो उसका एक फैक्टर क्या होता है? x-1 होता है। अब दूसरा फैक्टर निकालना है तो उसके लिए तो एक तो तरीका क्या है कि x-1 से इसको डिवाइड कर दो, x-1 से इसको डिवाइड कर दो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए और एक तरीका है सिंथेटिक डिवीजन। इससे भी दूसरा फैक्टर हम इजीली बता सकते हैं। मे भी किसी किसी को पता होगा, ये जिनको नहीं है वो सुन लेना अच्छे से। अब बताओ पहले तो ये कहाँ पे 0 होता है? कौन से x के लिए? ये वाला फैक्टर 1 1, तो 1 को यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स है उनको लिखा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट आएगा, देन उसके बाद वाले डिग्री का, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग डिग्रीज का कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का 1, फिर उसके बाद वाले पावर का -2, उसके बाद वाले का 2, देन -1। इस तरीके से इनको लिखना है। अगर मान लो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट नहीं रहता, x² वाली टर्म ही नहीं रहती, तो उसका कोएफिशिएंट हम 0 देते, अगर नहीं रहती तो। ठीक है, अब इस 1 को एज इट इज नीचे ले लेंगे, ध्यान से सुनना, 1 को एज इट इज नीचे ले लेंगे, इस वाले 1 को। अब आगे 1 × 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × 1, इसको देना है आगे वाले नंबर के नीचे। तो -2 के नीचे आएगा 1 × 1 1, इन दोनों का एडिशन -1। ठीक है, अब उसके बाद ये 1 × -1 को आगे देना है 2 के नीचे, तो ये -1, दोनों का सम 1। अब ये 1 × 1 आगे देना है इसके नीचे, एंड ये 0 आ जाएगा दोनों का सम। और फाइनली 0 आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये x-1 फैक्टर होगा ना, तो ये सब करने के बाद फाइनली 0 आएगा। ठीक है, तो ये देख लो। अब अगला फैक्टर, ये अगर 1 डिग्री का फैक्टर है तो अगला फैक्टर कितने डिग्री का रहेगा बताओ, ताकि दोनों का प्रोडक्ट 3 डिग्री का बन जाए? 2 डिग्री का। तो उसमें ये 2 डिग्री का कोएफिशिएंट रहेगा, ये 1 पहले वाला नंबर। फिर उसके बाद ये x का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से ये दूसरा फैक्टर। तो क्लियर है ये डिवीजन कैसे किया गया है? यस सर। यस सर। तो ये 2 फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, 2 फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। सर हाँ, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? चलो देखो, ये तो क्लियर है ना, x-1 एक फैक्टर होगा। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर कौन से x के लिए 0 होता है? जो लीनियर फैक्टर हमें सबसे पहले मिला था, तो x = 1 के लिए। बाद में हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आएगा, फिर उसके बाद वाले पावर का, मीन्स उसके बाद वाली पावर क्या 2 है, उसका कोएफिशिएंट, देन उसके बाद वाली पावर 1 है, उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, देन कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से लिखेंगे कोएफिशिएंट्स को हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स उस फॉर्म में। ठीक, ये लिख लिया। अब ये पहला वाला 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये 1 × 1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको देना है अगले वाले नंबर के नीचे, मीन्स इसके नीचे। इन दोनों का सम आ जाएगा -1। फिर उसके बाद ये 1 × -1, इन दोनों का प्रोडक्ट देना है इस 2 के नीचे, अब आगे वाले नंबर के नीचे, इन दोनों का सम 1। फिर उसके बाद ये 1 × 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, उसको -1 के नीचे, और फाइनली सम 0 ही आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। तो इसका मतलब x-1 फैक्टर है। वो तो साबित पहले हमने ये प्रूव कर दिया था, वो f(1) 0 आ रहा था वहां से। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो दूसरा जो फैक्टर रहेगा, ये वाला जो फैक्टर है 1 डिग्री का है,
तो जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो 2 डिग्री का आएगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 3 डिग्री का आएगा। अब ये जो दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का था उसमें ये वाला नंबर, ये पहला वाला नंबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, नहीं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करो, जल्दी करो। x minus 1 into x minus 2 into x minus. सही है। बाकी वो तो अभी हमने जस्ट एक किसमें देखा था, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है उसमें ही तो देखा था, 4th वाले एग्जांपल में या 5th वाले में। ये सिंथेटिक डिवीजन से भी आता है क्या, देख लो उसके फैक्टर्स को। पहले तो कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या? कोएफिशिएंट का सम यस सर, 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक फैक्टर रहेगा x माइनस 1। फिर उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन से दूसरा फैक्टर जो कि अब हमें पता है 2 डिग्री का रहेगा, वो क्या आएगा, तो ये कहाँ पे 0 होता है, 1 पे। देन कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे 1 बाय 1, तो 1 माइनस 6 11 एंड माइनस 6, ये 1 एज इट इज नीचे, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे, तो ये 1 इसके नीचे आएगा, दोनों का सम -5, तो -5 1 to 1 इसके नीचे, इन दोनों का सम 6 into 1 इसके नीचे, दोनों का सम 0 आना ही चाहिए था, वो आ भी गया। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लो दूसरा जो फैक्टर है वो 2 डिग्री का है, उसमें ये 2 डिग्री एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको तो हम आगे फैक्टराइज कर ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो उसके फैक्टर्स जो आएंगे उसको भी अगर मान लो तुम्हें इससे करना है, वरना ये तो हटाओ, ये तो पता ही होता है सभी लोगों को भी कैसे होता है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, पता है ना क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो इस तरीके से, और ये सिर्फ क्यूबिक के लिए वैलिड नहीं है, तुम किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो इनसे। पहले तो देख लेना कोएफिशिएंट का सम, अगर 5th डिग्री का भी पॉलिनोमियल है उसमें कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 रहेगा, एंड दूसरा फैक्टर हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ बोलो शौनक। और अगर 5 डिग्री का रहा तो अगला वाला जो फैक्टर आएगा x माइनस 1 के साथ, तो वो 4 डिग्री का रहेगा, तो हाँ उसको 4 और डिग्री फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही आगे हमको बढ़ना है, कोएफिशिएंट का सम देखना है। अभी आगे और 1-2 पॉइंट और बताने वाला हूं मैं। एक तो ये ओके जब सर। कोएफिशिएंट का सम 0 है तब x माइनस 1 फैक्टर आएगा। अब कभी कभी ऐसा नहीं आएगा कि कोएफिशिएंट का सम 0, ये नहीं हो रहा होगा, तब क्या करें, उसके लिए और भी पॉइंट्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नोट में, थर्ड पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा, थर्ड पॉइंट लिखो, if sum of the coefficients of even degree terms is equal to sum of the coefficients of odd degree term
coefficients of odd degree terms, then x plus 1 is factor of, is one of the factor of polynomial. X plus 1 is one of the factors of polynomial. तो अब वो देख लो कैसे, एक एग्जांपल ही है, f of x is equal to x cube plus 2x square plus 2x plus 1. तो यहाँ पे ऑड डिग्री के टर्म्स मीन्स ये वाले x क्यूब x, ठीक है, जिनकी पावर ऑड आ रही है, और इवन डिग्री के मीन्स जिनकी पावर इवन ये आ रही है, जैसे ये 2, यहाँ पे 1 है मीन्स x की पावर 0 यहाँ पे, तो ये वाले टर्म्स। तो यहाँ पे पहले तो तुम ये बताओ f of -1 कितना आता है? f of -1 0। f of -1 0 आएगा, क्योंकि ये -1, ये +2 -2 +1 तो 0 आ जाएगा। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं ना कि एक फैक्टर x plus 1 होगा, है कि नहीं? और इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, इस पॉलिनोमियल में ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम कितना आता है? इन दोनों के कोएफिशिएंट का सम 3, एंड इवन वाले के कोएफिशिएंट का सम 3। तो एक फैक्टर हम x plus 1 बोल सकते हैं अब? यस सर। ठीक है, तो एक फैक्टर x plus 1 रहेगा। तो ये देख लो f of x इज इक्वल टू एक फैक्टर आ जाएगा x plus 1। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकाले? तो ये कौन से x के लिए 0 होगा? -1 ये यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद वो कोएफिशिएंट्स लिख लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। तो पहले वह x क्यूब का, देन x स्क्वायर का, x का, एंड देन कांस्टेंट टर्म। ये 1 एज इट इज नीचे, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 उसको इसके नीचे, दोनों का सम 1, दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे, दोनों का सम 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के नीचे, दोनों का सम 0, और वो आना भी चाहिए था तो आ भी गया। तो जो अगला फैक्टर रहेगा वो 2 डिग्री का रहेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है? यस सर। हो गया ये? तो Yes, दो sir. चीजें कौन सी देखनी है, क्लियर हो गई। सबसे पहले कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना है। अगर आ रहा है तो एक फैक्टर x -1 रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आता है क्या, इवन डिग्री के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल। अगर वो हो रहा है तो x plus 1 इसका एक फैक्टर रहेगा। मान लो कभी कभी दोनों सेटिस्फाई नहीं होते, दोनों चीजें नहीं होल्ड करती, वहां पे कोएफिशिएंट का सम भी 0 नहीं आता है एंड ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आता है, एंड हमें उस क्वेश्चन में उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए और भी एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। मान लो इन ऊपर वाले दोनों से हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दोनों चीजें वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आगे देखते क्या करेंगे। तो लिखो इसमें, इफ conditions in the above 2 points, if conditions in the above 2 points
is not satisfied is not satisfied then to factorize the polynomial check the value of polynomial for plus and minus sign of the factors of constant term. लिख लेना, समझा दूंगा इसको. Then check the value of polynomial for the plus and minus sign of factors of constant term in the polynomial. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, देखो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2. अब इसमें बताओ कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या? नो सर. नो सर. और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आ रहा है क्या? नो सर. नहीं आ रहा. इसका मतलब x प्लस 1 एंड x माइनस 1 तो फैक्टर्स नहीं हो सकते. अब इसमें क्या करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म ये है, तो इसके फैक्टर्स बताओ क्या क्या आएंगे. इसके फैक्टर्स 1 and 2 है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू चेक करनी है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. तो ये प्लस माइनस 1 तो ऑलरेडी हो गया क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा. एंड कोई और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से x प्लस 1 फैक्टर नहीं होगा. तो ये चेक करने की तो जरूरत नहीं है प्लस माइनस 1 के लिए वैल्यू. अब किसके लिए चेक करेंगे हम? प्लस माइनस 2 के लिए चेक करेंगे. इसका जो फैक्टर आता है अदर देन 1 वो 2 आता है, तो प्लस माइनस 2 के लिए इसकी वैल्यू चेक करेंगे. तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि क्या प्लस 2 के लिए ये 0 हो सकता है क्या? नो. चांसेस किसके लिए 0 होने के? 2 के लिए, माइनस 2 के लिए. तो f ऑफ माइनस 2 देख लेते कितना आता है. तो यहाँ पे ये -8, ये 8, ये -2 और +2, 0 हो गया है कि नहीं? 0 आ गया ये. तो इसका एक फैक्टर क्या रहेगा? x प्लस 2 एक फैक्टर रहेगा. और दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है? तो -2 पे. अब कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे. ये 1 एज इट इज नीचे, 1 इंटू -2, इसके नीचे दोनों का सम 0, 0 इंटू -2, यहाँ पे ये आ जाएगा -1, -1 इंटू -2. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक ये यहाँ पे -2 थोड़ी आएगा, 0 ही आएगा ना. -2 इंटू 0, 0, ये 1 एज इट इज नीचे, एंड -2 इंटू 1 -2, तो 0. फाइनली 0 आने वाला है, तो वो आ भी गया. अब ये जो अगला फैक्टर रहेगा उसमें ये 1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म. तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. तो मान लो अब कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टराइज होने वाला होगा, क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट है फैक्टराइज करने की, एंड ऊपर वाली दोनों चीजें मींस कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उसमें इससे अप्रोच करना. जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स आएंगे उनके प्लस माइनस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करना. अगर 0 आ जाएगी जिसके लिए, तो उसके जैसे यहाँ पे f ऑफ माइनस 2 के लिए 0 आ गया, तो x प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो गया.
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन तीनों चीजों से हम नहीं देख पाते, मतलब जो कांस्टेंट टर्म आती है ना उसके फैक्टर्स के लिए भी ये जीरो नहीं होता है एफ ऑफ एक्स, तो उस केस में फिर वो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के लिए नहीं होता है, इसको किसी और तरीके से देखना होता है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन का है, फैक्टराइज होके सॉल्व होने वाला अगर है, तो इन तीनों में से किसी एक में वो बैठ जाएगा, या तो कोएफिशिएंट का सम जीरो आएगा, या तो ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आएगा। अगर दोनों नहीं हो रहा है तो फिर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के लिए तो उसकी वैल्यू जीरो आ ही जाएगी। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल्स को तुम फैक्टराइज कर सकते हो। यस सर। तो फैक्टराइज करो तो जरा। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12, इसको फैक्टराइज करो। क्या आ रहा है एक फैक्टर? एक्स प्लस एक्स प्लस 3। तो इसके फैक्टर्स तो पहले वन तो छोड़ दो, एक आता है 2, तो प्लस माइनस 2 के लिए देखना, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12। तो वो तो अभी पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू चेक करनी है हमें। तो पहले हम देखेंगे एफ ऑफ 2 के लिए, मतलब 2 के लिए वैल्यू देखेंगे। तो ये 8, ये 12, माइनस 8 माइनस 12, तो 0 आ गया। तो एक फैक्टर यहां से हमें क्या दिखा, x माइनस 2। अब दूसरा फैक्टर निकालना है सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये 2 के लिए 0 होगा। कोएफिशिएंट्स को 1, 3, माइनस 4 माइनस 12 लिख लिया। ये 1 एज इट इज नीचे, दोनों का प्रोडक्ट 2, इसके नीचे दोनों का सम 5, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, इसके नीचे, तो यह आ जाएगा माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट 12, 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अब ये देख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये दूसरा फैक्टर, और ये भी आगे फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? अब तो पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है तो ये तीन चीजें देखनी पड़ेगी, कोएफिशिएंट का सम और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो फिर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स के लिए वैल्यू देखेंगे, एंड वहां से एक फैक्टर तो हमें मिल ही जाएगा। अगर वो क्वेश्चन फैक्टराइज होके सॉल्व होने वाला है तो कभी कभी इन तीनों से कुछ नहीं बता सकते हम, तो इसका मतलब वहां पे फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको किसी और तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे बाद में, अभी के लिए तो फैक्टराइज कैसे करते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? अब यस सर। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये फैक्टराइजेशन हमने देखा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब चाहो तो तुम वो तुम्हारा मैंने जो 10th का वो मॉड्यूल भेजा था ना ग्रुप पे, तो उसके क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के।
सॉल्व एग्जाम्पल्स ही लगा लो पहले, ठीक है। उसके नीचे जो एग्जाम्पल्स गिवन रहते हैं ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो उन्हीं को लगा लो। मतलब ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, फिर वो एक्सरसाइज भी लगा लेना, ठीक है। पहली एक्सरसाइज, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड फिर उसके नीचे की एक्सरसाइज। ये दोनों चीजें लगाओ तुम, ठीक है। सेक्शन ए के नीचे इसके क्वेश्चंस वैसे हम करेंगे, ठीक है, लेकिन तुम अगर सॉल्व करके आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेक्शन ए के नीचे के जो होमवर्क के क्वेश्चंस होते हैं, चेक योर प्रोग्रेस में जो है, वो वाले क्वेश्चंस लगाओ, एंड सेक्शन बी के भी वो वाले क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। ठीक है, यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिए ना फिर से होमवर्क। जैसे सेक्शन ए के नीचे चेक योर प्रोग्रेस वाला पार्ट है, तो उसमें 5 क्वेश्चंस है सेक्शन ए के नीचे, तो वो 5 क्वेश्चंस लगाओ। फिर उसके बाद सेक्शन बी के नीचे भी ऐसे ही चेक योर प्रोग्रेस के इसमें 5 क्वेश्चंस है, तो वो लगाओ, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। एंड वो सॉल्व एग्जांपल्स भी लगा सकते हो तुम 1 to 13, टॉपिक 2 सेकंड, इसमें पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चीजें, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये अगर तुम सॉल्व करोगे सेक्शन बी के, तो उसमें वही क्वेश्चन है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम के, तो देख लेना उनको एक बार, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। संडे को टेस्ट, अभी संडे के टेस्ट का मुझे तो पता नहीं है, बोला है क्या किसी ने? नहीं सर, स्वप्निल सर ने बोला था कि संडे हो गया तो शायद हो सकती। देखते हैं, अभी तो कुछ बोला नहीं उन्होंने मुझे। चलो आज के लिए इतना ही है।